नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका के प्रश्नों के हल की, और अध्याय चल रहा है 2 जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हर बार की तरह विकल्पी है। इसमें का नंबर पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? सीमेंट, हींग, साबुन या सुई? तो आपको पता है कि सीमेंट भी मानव निर्मित है, साबुन भी मानव निर्मित है, सुई भी मानव निर्मित है, जबकि हींग मानव निर्मित नहीं है। ये प्रकृति जो पौधे लगाती है उनसे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा आपका हींग। तो यहाँ पर हमने हींग को टिक कर दिया। खा नंबर में है निम्नलिखित में से जैव निम्नकरणीय नहीं है। निम्नीकरणीय नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जो प्रकृति में मिल करके खत्म ना हो सके। ठीक, जैसे नींबू का बीज, सूती कपड़ा, एल्युमिनियम फॉयल या भेड़ के बाल। तो आपको पता है इसमें एल्युमिनियम फॉयल जो है ये अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है। नींबू का बीज, सूती कपड़ा और भेड़ के बाल जैव निम्नीकरणीय है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से विघटित हो सकते हैं। तो बा नंबर हो गया। गा नंबर में कह रहा है इनमें से प्लास्टिक का एक दोष क्या है? नंबर 1, ये सस्ता होता है, या जैव अनिम्नकरणीय होता है, या बहुत अधिक समय तक चलता है, या लचीला होता है। तो भाई जो दोष है वो ये है कि ये जैव अनिम्नीकरणीय है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लास्टिक को कहीं पर फेंक दिया जाए तो वो सालों साल तक क्या है वैसी ही बनी रहेगी और प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका कि मृतिका बनाई जाती है। तो मृतिका जो है किससे बनाई जाती है? मृतिका चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया चीनी मिट्टी। और क्वेश्चन नंबर 2 है माँ ने अथर्व से हाट या बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। सुई, फूल, नमक, मोजा और इसी तरीके से और भी वस्तुएं। करें उपर्युक्त वस्तुओं को मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित रूप से वर्गीकृत कीजिए। एक तरफ कॉलम में मानव निर्मित वस्तुएं बतानी है और एक तरफ प्राकृतिक वस्तुएं या प्रकृति निर्मित वस्तुओं के बारे में लिखना है। तो भाई देखिए सुई, तो सुई जो है वो हमारी मानव निर्मित है। तो यहाँ पर हमने मानव निर्मित कॉलम में लिख दिया सुई। इसके बाद आगे चलेंगे। फूल, ये प्राकृतिक होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया फूल। फिर आगे चलेंगे। अब है आपका नमक। तो नमक भाई मानव निर्मित है। तो ना, नमक प्राकृतिक से प्राप्त होता है और मानव भी आजकल बना लेता है, लेकिन नमक को प्राकृतिक लिखेंगे। इसके बाद आगे आपका मोजा। मोजा इंसानों ने बनाया है तो ये मानव निर्मित में लिखेंगे। इसके बाद आगे है टमाटर। तो ये प्रकृति से प्राप्त होता है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति वाले में टमाटर। फिर आगे चलेंगे। अब है साबुन। तो साबुन जो है वो मानव निर्मित है तो मानव निर्मित वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे साबुन। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब है आपका हल्दी। तो हल्दी हमें प्रकृति से, जो पौधे होते हैं प्रकृति में, उससे प्राप्त होती है। तो हल्दी प्राकृतिक हो गई। इसके बाद नंबर आया आपका हल्दी के बाद कंघी। तो कंघी मानव निर्मित है तो मानव निर्मित में हम लोगों ने लिख दिया कंघी। फिर आगे चलेंगे। अब है आपका हरी मिर्च। ये प्रकृति से प्राप्त होता है तो यहाँ पर लिखेंगे आप हरी मिर्च। इसके बाद आगे है आपका केला। तो केला भी हमें प्रकृति में जो केले का पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। इस तरीके से आपने मानव निर्मित वस्तु और प्राकृतिक वस्तुओं में दी गई चीज़ों को वर्गीकृत कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वस्तुएं मानव निर्मित हैं और ये बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जैसे कि आपको दी गई है ईंट, कपास, खुरपी, बर्तन, ठीक है, और एंटीबायोटिक। चलिए भाई इसको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ईंट किससे संबंधित है। तो ईंट जो है ये भवन निर्माण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे भवन निर्माण। तो लिख दिया आपने भवन निर्माण। इसके बाद आगे चलेंगे। कपास। कपास किससे संबंधित है? कपास कृषि से संबंधित है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कृषि। इसके बाद आगे चलेंगे। खुरपी। खुरपी भी कृषि से संबंधित है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कृषि। इसके बाद नंबर आया आपका बर्तन। तो बर्तन गृहस्थी से संबंधित है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गृहस्थी। और इसके बाद एंटीबायोटिक। तो ये हमें बीमार होने पर मिलती हैं और ये संबंधित है हमारी चिकित्सा से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया चिकित्सा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। करें निम्नलिखित प्रश्नों में
जो सत्य है उसके सामने सत्य लिखिए और जो असत्य है उनके सामने आप असत्य लिखिए। ठीक है, हम रेडी हैं इसको करने के लिए। अब कैसे क्या करना है जरा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये भाई असत्य है, तो हम यहाँ पर असत्य लिख देंगे। और अगर इसके कारण को समझना है तो इसका कारण ये है कि थर्मोप्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो इसे पिघलाया जा सकता है और इसे फिर से उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, खा नंबर है टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है। तो ये भी क्या है आपका असत्य। ये टेफ्लॉन मिलेगा कहाँ? आपने देखा होगा आजकल बर्तनों में नीचे वाला हिस्सा काले रंग का रहता है। ठीक है, वो टेफ्लॉन की लेयर होती है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है, न कि ऊष्मा प्रतिरोधी परत बनाने के लिए। अगर ऊष्मा प्रतिरोधी परत बना देगा तो आप ही बोलिए कि ऐसे बर्तनों में खाना कैसे बन पाएगा। ग नंबर है फलों के छिलकों की प्रकृति जैव अनिम्नकरणीय होती है। ये भी हमारा क्या है? असत्य। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ये फलों के छिलके कहीं पर डाल दिए जाए तो कुछ समय बाद वो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये निम्नीकरणीय प्रकृति का होता है। आगे है मैलामाइन। ठीक, मैलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो भाई ये कथन क्या है आपका? सत्य है, क्योंकि जो मैलामाइन का उपयोग जो है प्लास्टिक के बर्तन और अन्य घरेलू सामान बनाने के लिए करते हैं। आगे है अंग नंबर साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। तो ये क्या है हमारा? असत्य। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे असत्य। और आपको मालूम होना चाहिए कि साधारण कांच बनाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, उसमें आपसे कह रहा है कि आप हमको स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कर दीजिए। स्तंभ का में लिखा हुआ है टेफ्लॉन। तो आपको पता है टेफ्लॉन इसका मतलब होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। तो इसको हम इससे मिला देंगे इस तरीके से। फिर आगे चलेंगे। आगे अब है आपका स्टाइरीन। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये हमारी थर्माकोल से संबंधित है। फिर आगे चलेंगे उच्च ताप वाले क्ले। ठीक, और ये कहलाती है हमारी मृत्तिका। फिर आगे चलेंगे। अगला है आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये है आपका फोटोक्रोमिक कांच। तो इसको हम इससे मिला देंगे। फिर आगे चलेंगे डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट को जो है वो क्या कहते हैं? हम अपमार्जक भी कहते हैं। तो अंगा नंबर को स्तंभ खा के दा नंबर से हम मिला देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी अभी तक आपको बताया वो सब बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 प्रश्न दिए गए, का, खा और गा। का नंबर में कह रहा है आपसे कि फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन और छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थित यानी कि रंगहीन हो जाते हैं। आपको ये बताना है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि फोटोक्रोमिक कांच धूप में रंगीन और छाया में वापस आने पर मूल स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि इनमें सिल्वर आयोडाइड इसमें सिल्वर हैलाइड जैसे कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं ये क्या होता है आपका कि सिल्वर आयन धात्विक सिल्वर में बदल जाता है और धात्विक सिल्वर प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये कांच रंगीन या काला दिखाई देने लगता है। ठीक है, और खा नंबर में है आपका अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं। ठीक है भाई, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। तो अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ इसलिए धुलते हैं क्योंकि वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। ठीक है, और जब जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो कपड़ों की सतह और रेशों में गहराई तक अपमार्जक पहुंच जाता है। अपमार्जक के अणुओं में एक जल रागी और एक जल विरागी शिरा होता है। जल विरागी शिरा तेल, ग्रीस और गंदगी के कणों से जुड़ जाता है, जबकि जल रागी शिरा जल से जुड़ा रहता है। इस तरह अपमार्जक के अणु गंदगी को छोटे छोटे
टुकड़ों में तोड़कर उसे कपड़ों से अलग कर देते हैं और पानी के साथ बहा ले जाते हैं, जिससे कपड़े अधिक साफ हो जाते हैं। ये था पूरा स्पष्टीकरण, लेकिन हम यहाँ पर मेन उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, दोनों का उत्तर लिख करके आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तो दोनों उत्तर यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया, आपके सामने दोनों उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उत्तर अच्छा लिखा जाए और उसमें स्पष्टीकरण भी शामिल हो जाए। अब अगला सवाल है, पॉलीथीन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो भाई पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है और ये लंबे समय के पश्चात भी खत्म नहीं होता और इसको जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक कारण हो गया। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पॉलीथीन एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। इसका अर्थ है कि यह प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता। जब इसे जलाया जाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन जैसी जहरीली गैसें छोड़ता है, जो श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा पॉलीथीन के कचरों से नालियों और जल निकासी प्रणालियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे जल प्रदूषण और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जानवरों द्वारा निकलने पर यह उनके पाचन तंत्र को अवरुद्ध करता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये थी पॉलीथीन के प्रयोग से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या हो सकता है उस पर मेरे विचार बिंदु, इनको आपके सामने लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलीथीन के संबंध में मेरे जो भी विचार थे वो सब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। मुझे उम्मीद है कि जो उत्तर हमारे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं वो सब आपको प्रभावित करते होंगे और आपके बच्चे इसको इंजॉयफुल तरीके से लेते हुए अपनी कक्षा 8 की विज्ञान विषय के अभ्यास कार्य पुस्तिका को पूर्ण करते होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।